आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले मैं कक्षा 9 की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। कक्षा 9 और उससे पूर्व की जो कक्षाएं हैं उनमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ते थे। तो संख्याओं के प्रकार अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, फिर 2, 3 और इसके आगे अनंत तक चलती रहती है। जब एक प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या में जोड़ा जाए तो हमें हमेशा एक प्राकृत संख्या मिलेगी। पर यदि मैं कहूं कि एक प्राकृत संख्या को उसी प्राकृत संख्या से घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा? शून्य। क्या शून्य एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस शून्य को हम किस श्रेणी में रखें? तो गणितज्ञों ने विचार किया और एक नई संख्या का नाम दिया जिसे कहा गया पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या है जो 0 से आरंभ होती है और बाकी बची हुई प्राकृत संख्या ही होती है। 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। अब इस प्राकृत संख्याओं को ही आगे वर्गीकृत किया गया सम संख्या में और विषम संख्या में। सम संख्या के बारे में कहा गया ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उनको सम संख्याएं कहा गया। विषम संख्याओं के बारे में जो 2 से विभाजित ना हो। अब 2 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए यह आवश्यक है कि संख्या का 2 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 एकम 2, दूनी 4, तिया 6, चौका 8, पंजे 10 और ऐसे करके चलता रहेगा। अब कई बार विद्यार्थी के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? क्या 0 एक सम संख्या है? तो 0 को हमने कहा ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये सम कैसे हो सकती है? ठीक है, तो 0 को एक प्राकृत संख्या है नहीं माना गया है। तो हम कहेंगे 0 एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं के बाद एक और प्रकार आया जिसको हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जरा हम दृष्टि डालें। यदि एक प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या से घटाया जाए तो -1 प्राप्त होगा। तो 1 - 2 -1 प्राप्त होगा। क्या ये प्राकृत है?
ये प्राकृत नहीं है। क्या ये पूर्ण है? ये पूर्ण भी नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हमने क्या नाम दिया? पूर्णांक नाम दिया। धीरे धीरे गणित के अंदर अनुसंधान होते रहे और संख्याओं का दौर जारी रहा। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक को हम लिखेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे लिखा जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये अनंत तक चलेंगे आगे की तरफ, और पीछे की तरफ ये माइनस अनंत, मतलब दोनों तरफ चलेंगे। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, क्या 0 धनात्मक है? क्या 0 एक ऋणात्मक है? तो हम कहेंगे 0 जो है, 0, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यदि मैं सारी धनात्मक संख्याओं को एक तरफ कर दूं तो मुझे धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, ये वाले, और सारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को एक तरफ कर दूं तो मुझे ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे, ये वाले। तो 0 क्या हो, हम क्या कह सकते हैं? न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांकों के आगे यदि हम ये विचार करें कि एक प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या से भाग दें, तो क्या ये प्राकृत है? नहीं है। क्या ये पूर्ण है? ये पूर्ण भी नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक भी नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को क्या नाम दिया जाए? किस श्रेणी में रखा जाए? तो वैज्ञानिकों के दिमाग में उथल पुथल चली, कई तरह के अनुसंधान हुए, कई तरह के निष्कर्ष निकले, तब जाके एक नाम दिया सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, उसको कहा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान रखने की बात है, P/Q बट्टे में है ये। तो देखो यहाँ पे 2/3 है, 2/3, तो P की जगह 2 है, Q की जगह 3 है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह हमको छोटी कक्षाओं में बताया गया है कि 0 से कभी भी भाग नहीं दिया जा सकता। 0 से भाग देना गणित में कोई अर्थ नहीं है। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन, PQ पूर्णांक हो तथा साथ में ही PQ दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्याएं हों। अब विद्यार्थी के प्रश्न में एक और बात आएगी कि ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो मैं एक
बात को अलग तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तुम्हें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या